ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने ओके। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का सेकंड टॉपिक शुरू करना है। हमने लास्ट टाइम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस पढ़ी थी, कुछ बेनिफिट्स पढ़े थे और ओवरऑल फ्रेमवर्क पढ़ा था। आज हम बात करेंगे कि ये स्ट्रेटेजी बनाई कैसे जाती है। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी बनाने के जो टूल्स हैं, लास्ट टाइम ने बात की थी, अलग अलग टूल मैंने बताए थे आप लोगों को, लेकिन अब नए सिलेबस में उन्होंने सारे टूल आपको एक नाम से दे दिए। इसको कहता है बिजनेस स्ट्रेटेजी मेकिंग टूल्स। वो आपके पास 9 टूल्स हैं। ठीक है, तो उसकी जो बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए, उसको मैंने कोशिश की है कि इस टेबल में बना लूं। सबसे पहले आता है ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी। सबसे पहले कौन सी बेटा जानी? ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी, दिस वन। अब वो ब्लू ओशन के बारे में आपको मैं एक बात बता दूं कि ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी क्या होती है। तो इसको डिफाइन करता है स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग अनकंटेस्टेड मार्केट स्पेस, मार्केट कंपटीशन इररेलेवेंट बाय क्रिएटिंग न्यू मार्केट डिमांड। कहता है यार, आप ऐसी मार्केट में अपने आप को ऑपरेट करें जहां पर आपने किसी ने उसको अभी तक टच नहीं किया हुआ और आपका वहां पर कंपटीशन ना हो। किसी ने उस मार्केट को टच भी नहीं किया हुआ, आपका वहां पर कंपटीशन भी ना हो, क्योंकि उस मतलब वो मार्केट में, पहला बंदा वो जो करे काम। हाँ, टू सम एक्सटेंट यू ठीक हैव है। टू गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज इन दैट पर्टिकुलर मार्केट। और हो स्ट्रेटेजी हम्म। का, देखो, बिजनेस के अंदर ना दो चीजें होती हैं अफान। एक होती है पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस, एक होते हैं पॉइंट ऑफ पैरिटीज, पीओपी और पीओडीज। बिजनेस ने जब भी कुछ स्ट्रैटेजी बनानी होती है, कोई भी एक्शन को अडॉप्ट करना होता है, तो वो ये देखना चाहता है कि मेरे पीओपीज, इनके पॉइंट ऑफ पैरिटीज और पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस क्या है। पॉइंट ऑफ पैरिटीज वो होती है तकरीबन कॉमन होती हैं तमाम बिजनेसेस में, और पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस ठीक। क्रिएट करते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज को। अब क्योंकि आपने पढ़ा था कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होती है, कि बिजनेस ने अपनी स्ट्रेटेजी, अपना ऑब्जेक्टिव सेट करना है, ऑब्जेक्टिव सेट करने के लिए लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए उसने प्लान ऑफ एक्शन, जिसको हम स्ट्रेटेजी कहते हैं, कि स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट करना है ताकि कंपैरेटिव एडवांटेज को अचीव कर सके। ठीक है, तो उसके लिए बिजनेस पहली चीज अडॉप्ट करता है वो ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी है। एक ऐसा स्ट्रेटेजी का ठीक है। फ्रेमवर्क जिसका मेन पर्पज ये होता है कि ऐसी मार्केट में जाए जहां पर कंपटीशन ना हो। बिल्कुल नया, आप ना कि आप मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। अब यहां पर हमने एक बात पढ़ी थी कि मार्केट की दो जेनेरिक स्ट्रेटेजी होती है, माइकल ई पॉटर ने बताई थी। या तो आप बात करो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की, या बात करते हो किसकी, कॉस्ट इफेक्टिव की। ठीक है, अब ये दो स्ट्रेटेजी किसकी होगी बेटा? ये मैंने कहा आपको माइकल ई पॉटर ने, माइकल ई पॉटर ने बेटा दो बातें बोली थी ना। उसने कहा जी। जरा, दो बातें हैं आपकी मार्केट की इसने, इसको कहते हैं जेनेरिक स्ट्रेटेजी है। ये मार्केटिंग की जेनेरिक स्ट्रेटेजी है, जनरल स्ट्रेटेजी है, जो आप कोई बंदा भी इसको अडॉप्ट कर सकता है। वो कौन कौन सी है? वो बेटा यानी दो हैं। एक एक को कहता है वो कॉस्ट इफेक्ट, आप कॉस्ट इफेक्टिव भी बिलीव करें। ठीक है, दूसरा होता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पे। अब कॉस्ट इफेक्टिव, नॉर्मली हम एग्जांपल देते हैं चाइना की, कि चाइना ने अपने प्रोडक्ट को इतने लो कॉस्ट पे बनाया है, कोई उसको बना नहीं सकता। ठीक हो गया। ऐसे ही। जबकि इस तरह आईफोन वाला बिलीव करता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पे, कि उसने अपना प्रोडक्ट इतना को डिफरेंट बनाया है कि कोई उसको कॉपी नहीं कर सकता। ठीक है, तो दो, अब वो कहता है जो आपकी होती है ना ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी, इसका मतलब होता है कि आपने दोनों को यकजा यूज करना है और ऐसी मार्केट में जाना है जिसको ऑलरेडी किसी ने टच ना किया हो। ठीक है, अब इसका क्या इंपॉर्टेंस क्या होती है? कहता है हेल्प बिजनेस इनोवेट एंड डिफरेंस देमसेल्फ फ्रॉम कंपेटिटर, लीडिंग टू हाई प्रॉफिट्स एंड ग्रोथ। जैसा तुमने कहा था जी, इससे मतलब फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले रहा है। तो इसका फायदा क्या बिजनेस को होगा? कि बिजनेस को एक तो इनोवेटिव होगा, डिफरेंशिएट करेगा मार्केट के साथ, और जिसकी वजह से वो जी। अपने आप को कंपटीशन से अलग लेके जाएगा, और इसकी वजह से ग्रोथ भी आएगी और प्रॉफिट भी ज्यादा होंगे। ये क्या थी? ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी। मैं फिर से डिफाइन करता हूं, स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग अनकंटेस्टेड मार्केट स्पेस, अनकंटेस्टेड मार्केट स्पेस, मेकिंग कंपटीशन इररेलेवेंट बाय क्रिएटिंग न्यू मार्केट डिमांड। फिर मैंने माइकल ई पॉटर की बात कर दी कि माइकल ई पॉटर ने दो आपको जेनेरिक स्ट्रेटेजीज दी हैं मार्केटिंग की, या तो आप कॉस्ट इफेक्टिव हो जाए या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हो जाए। तो ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी में आप दोनों को यूज करते हैं। अगर हम बुक में पढ़ते हैं तो बुक के अंदर उसने आपको दोनों स्ट्रेटेजियां दी हैं। एक कहता है या तो रेड ओशन में ऑपरेट करते हैं या ब्लू ओशन पे ऑपरेट करते हैं। रेड ओशन में आप ट्रेडिशनल मार्केट में जा रहे हैं, आप कंपटीशन में जाते हैं। ठीक है, लेकिन ब्लू ओशन का मतलब ये होता है कि आप उस मार्केट को छोड़ के नई मार्केट में जा रहे हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या होंगे जी। ब्लू ओशन के? समझ गए। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? एनकरेज क्रिएटिव थिंकिंग इनोवेशन, ऑफर रिजल्टिंग इन ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट्स और सर्विस। अब यहां पर आपको क्रिएटिव थिंकिंग और इनोवेशन करनी पड़ती है, जिसकी वजह से मार्केट में नया ब्रेक थ्रू देते हैं।
ठीक है जी। लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? सबसे पहले रिक्वायर सिग्निफिकेंट रिसर्च। ठीक है जी, आपको इसके लिए बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होगा और कॉस्टली भी होगा। ये जो ब्लू स्ट्रेटेजी है, जी। ये बहुत ज्यादा हाँ टाइम जी। कंज्यूमिंग भी होगी और कॉस्टली भी होगी। आगे आपसे वो बात करता है, जो सेकंड टूल है उसका नाम है स्नेरियो प्लानिंग। अब ये क्या होता है सर कि ये इसका मुझे बेनिफिट समझ नहीं आया इसका ना। मेरी जान के टोटे, ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी में जब आप क्रिएटिव होंगे, ठीक है जी, जी। तो आप मार्केट में एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे जो मार्केट के लिए ब्रेक थ्रू होगा। उससे पहले वो मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं। हमने क्या कहा है कि हमने अनकंटेस्टेड मार्केट को छेड़ना है। हाँ जी। ठीक है, कि उस मार्केट को पहले आपने किसी ने टच ही नहीं किया हुआ, तो बिल्कुल एक ब्रेक थ्रू होगा कि जी। नई चीज मार्केट में आ जाएगी। और ठीक नई होगा। चीज को कॉपी करने में टाइम लगता है मेरे बेटा। हाँ जी ठीक हो। ठीक है ना, तो ये उसका क्या एडवांटेज है। अगला वर्ड है स्नैरियो प्लानिंग। अब वो कहता है, ये वाली हम बात करेंगे आपकी स्नैरियो प्लानिंग की। तो यहाँ पे वो बात कर रहा है, अ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मेथड दैट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग मल्टीपल possible future scenarios to anticipate and prepare the various outcomes। अब खुद से अब शेरलॉक होम बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? बिजनेस शेरलॉक होम की तरह रेड करता है और अपने आने वाले आउटकम्स का खुद से सिनेरियो बनाता है, उसकी पॉसिबल आउटकम्स भी बनाता है। कि फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ अगर मैं बिजनेस अपना एक्सपैंड कर रहा हूँ, तो एक्सपेंशन की वजह से मेरी सेल इंक्रीज होगी, लीड्स टू मोर प्रॉफिट। हो सकता है मार्केट में कंपटीशन आ जाए और कंपटीशन की वजह से assumptions मेरी। काट लेता है। जी। assumption काट लेता है आगे फ्यूचर हाँ, में वो जो। डिफरेंट सिनेरियोज ना फ्यूचर को लेकर, डिफरेंट जी। पॉसिबल मल्टीपल सिनेरियोज को अज्यूम करता है और अज्यूम करके उसकी वेरियस आउटकम्स के लिए खुद को खुद से तैयार करता है। वेरियस सिनेरियो क्या क्या हो सकता है, उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, और उसको हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं। इस सबको कहते हैं सिनेरियो ठीक प्लानिंग। है। A method that involves creating multiple possible future scenarios to anticipate and future for the various outcomes। ये क्या हो गया? सिनेरियो प्लानिंग। अब बिजनेस का इसको बेनिफिट क्या होगा? कहते हैं हेल्प बिजनेस अडॉप्ट टू अनसर्टेन एनवायरनमेंट एंड माइग्रेट रिस्क एसोसिएटेड विद द फ्यूचर अनसर्टेनिटी। अब पहली बात तो ये बिजनेस को आइडिया हो जाता है कि पॉसिबल अनसर्टेनिटी कौन कौन सी हो जाती है, जिसकी वजह से जी। उनके साथ जो रिस्क एसोसिएट होता है उसको वो टू सम एक्सटेंट कॉप अप कर लेता है। ठीक है, तो सम एक्सटेंट क्या करता है, ठीक है। उस रिस्क को कॉप अप कर लेते हैं। और उसका हाँ ये जी। इसकी इंपॉर्टेंस है। अब इसका बेसिक बेनिफिट क्या है? कि एनहांस हाँ भाई। डिसीजन मेकिंग। मतलब बेटा, अब इसकी वजह से क्या होता है जनाब, आपकी जो डिसीजन मेकिंग है मेरी बेटा, वो कहता है जी, जो एनहांस स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग बाय कंसीडरिंग अ रेंज ऑफ पॉसिबल फ्यूचर्स, एनेबलिंग प्रोएक्टिव रादर देन रिएक्टिव रिस्पॉन्स। अब आप यहाँ पर क्या बन जाओगे? प्रोएक्टिव बन जाओगे। आपने पहले से ही चीजों के बारे में गुमान करके अपने प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड कर लिए हैं। अब आप एक्शन के बाद रिएक्शन शो नहीं कर रहे। ठीक है जी। जी। अगेन, दिस ए वेरी प्रोएक्टिव अप्रोच। ये सिनेरियो प्लानिंग है। अब इसका ड्रॉबैक क्या होता है? कहते हैं कैन बी रिसोर्स इंटेंसिव, मे नॉट बी ऑलवेज एक्यूरेट, प्रिडिक्ट फ्यूचर इवेंट्स और ट्रेंड्स। अगेन ये, अच्छा एक बात बता दूं, आपकी ये सारी की सारी जो ये टूल है ना मेरे बेटा, ये क्या है? ये आपके पास हैं अजम्पशंस होती हैं स्ट्रेटेजिक बेसिकली। ये एनालिसिस तो टूल। टोटली अजम्पशन है सिनेरियो प्लानिंग, कि भाई आपको नहीं पता कि मार्केट में जो चेंजेस आ रही हैं, या आपने जो आप, ये पहली बात तो है, ये रिसोर्स इंटेंसिव है, मतलब इसके लिए आपको बहुत सारे रिसोर्सेज साइड पे रखने पड़ेंगे। एंड सम टाइम वट एवर यू आर थिंकिंग कि फ्यूचर में ये हो सकता है, ये सेल बढ़ सकती है, मेरा प्रोडक्ट मार्केट में क्लिक कर सकता है, कंपटीशन कम हो सकता है, या मार्केट के एक्सटर्नल फैक्टर लाइक इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये वो फैक्टर है जिनको आप प्रॉपर्ली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। एक ब्लू ओशन जी। स्ट्रेटेजी होगी, दूसरी कौन सी होगी? सिनेरियो प्लानिंग होगी। स- थर्ड पे वो कहता है आपसे स्वॉट एनालिसिस। तो स्वॉट एनालिसिस के लिए एक वर्ड जो हायर बुक्स में यूज होता है उसको कहते हैं टोज मैट्रिक्स। इसको हम क्या कहते हैं? टोज मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोज मैट्रिक्स। तो अब अब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की बात कर रहा है, कहता है, अब फिर से कह रहा है कि इट इज अ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टूल दैट इवेलुएट कंपनी स्ट्रेंथ, weaknesses, opportunities and threats to formulate strategic decision। Basically business have to analyze the environment internally and externally to know about its strengths, weaknesses and what type of opportunities and threats business may have from the market in which they is operating। ठीक है, तो ओवरऑल इसको जानने के लिए ये टूल परफॉर्म किया जाता है। अ टूल दैट इज यूज्ड टू एवेलुएट द कंपनी स्ट्रेंथ, weaknesses
एंड व्हाट टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट बिजनेस कैन अवेल फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, स्वॉट या टोज मैट्रिक्स। अब यहां का इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, कहता है जनाब ये जो आपका सिनेरियो है ना मेरे बेटा, ये जो आपका सिनेरियो है, ये आपको बहुत सारी चीजें कहता है, प्रोवाइड इनसाइट into external capabilities and external factors affecting the business, aiding in strategy formulation। सीधी सी बात है, whenever you have to make any decision, like हमें ग्रोथ करनी है, किसी को टेक ओवर करना है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ठीक है जी, अपने कल्चर को जी चेंज करना है, उसके लिए आपने जब कभी भी कोई ना कोई स्टेप चेंज करना होता है, कोई भी बिजनेस ने एक्शन परफॉर्म करना होता है, तो मार्केटिंग प्लानिंग के अंदर भी एक वर्ड हमने बोला था, सिचुएशनल एनालिसिस। ठीक है जी, यस तो उसके अंदर भी स्वॉट इज मैंडेटरी। आपने नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, आपने एक्सपेंशन करनी है, कुछ भी करना है, यू हैव टू यूज स्वॉट एनालिसिस और टोज मैट्रिक्स, बिकॉज यू हैव टू नो अबाउट द स्ट्रेंथ and weaknesses internally as well as what are the external factors, like what are your weaknesses, sorry opportunities you can avail from the market। ठीक है, अब अपॉर्चुनिटीज हमेशा कब मिलती हैं, जब मार्केट चेंज हो रही होती है, एक पॉलिसी चेंज हो गई है, दो नंबर थ्री आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज हो गई है। थ्रेट्स कब आते हैं, नया कंपटीशन मार्केट में आ गया, ठीक है जी, इन्फ्लेशन बढ़ गई है, ठीक है जी, या कोविड आ गया था, ठीक है, अब उसके लिए क्या हो गया, आपके तमाम जो स्ट्रेटेजी एक्शन है वो चेंज हो जाएंगे। अब इसका वो बिजनेस को बेनिफिट पूछ रहा है, इसका क्या पूछ रहा है, बिजनेस को बेनिफिट पूछ रहा है। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, ये बेनिफिट लिखा हुआ है, दिस वन facilitate strategic alignment by identifying the area for improvement and leverage strength to exploit opportunities। नंबर वन, बिजनेस के पास पूरी लिस्ट बन जाती है कि भाई ये वो स्ट्रेंथ्स हैं जो बिजनेस के पास हैं, ये वीकनेसेस हैं, स्ट्रेंथ्स को उसने और स्ट्रेंथन करना होता है ताकि उसको अपने एक्शन में परफॉर्म कर सके। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं गुजरात मार्केट की, तो मैं वहां अपनी अगर बात करूं, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, आई हैव द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, आई हैव द फर्स्ट मूवर एडवांटेज इन द मार्केट। नंबर वन, आई एम द 2 years बैक आई वॉज द ओनली पर्सन हु इज ट्रेन टीचर ऑफ ए लेवल्स। ठीक है जी, अब वीकनेसेस मेरी क्या है, मेरी हेल्थ वीकनेसेस हैं, आई एम नॉट फ्रॉम गुजरात, ये मेरी वीकनेस है। ठीक है जी, आई एम नॉट अ रेगुलर पंक्चुअल, ये मेरी क्या है, वीकनेसेस हैं। अपॉर्चुनिटीज क्या मुझे मिल रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर गुजरात मार्केट के अंदर कोई नया इंस्टीट्यूट आता है जो ए लेवल्स ऑफर करता है, तो उसको उस पर मैं अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है जी, और थ्रेट्स मुझे क्या है, थ्रेट्स मुझे मेरी हेल्थ से ही है। थ्रेट्स मुझे ये कि मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी बिजनेस पढ़ा रहे हैं। if I want to be competitive within the market, I have to must get update myself with the current trends, otherwise मार्केट क्या हो जाऊंगा, obsolete हो जाऊंगा। Got my point। जी सर अच्छा, पेपर के अंदर आपको स्ट्रेंथ एनालिसिस एक मैट्रिक्स की फॉर्म में, रो एंड कॉलम की फॉर्म में बना के बताया होगा। ठीक है जी, स्ट्रेंथ बताई होंगी, अपॉर्चुनिटीज बताई होंगी, आपने उन वर्डिंग को इस्तेमाल करते हुए उसके बेनिफिट एंड ड्रॉबैक बताने होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कंपनी कहती है मेरे फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, कंपनी कहती है एम्प्लॉय लॉयल्टी है, कंपनी कहती है आई हैव अ स्ट्रांग सप्लाई नेटवर्क, कंपनी कहती है आई हैव अ स्ट्रांग मार्केट शेयर, ये फिर क्या है, स्ट्रेंथ्स हैं। वीकनेसेस में कहते हैं जी लेबर टर्नओवर हाई है, लिक्विडिटी पोजीशन वीक है, गेइंग रेशियो हाई है। बात समझ लग रही मेरी बात की, ये क्या जी होगी, उसकी वीकनेसेस होगी। अब ऑन द अदर एंड गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो गई है, इसका थ्रेट्स भी हैं, इसकी अपॉर्चुनिटीज भी हैं। आप आपने ये आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल गई, अब आप इनको देखते हुए कंपनी को डिफरेंट प्रपोज्ड एक्शन सजेस्ट कर सकते हैं। गॉट माय पॉइंट। जी अच्छा जी, अब इसके वो ड्रॉबैक कहता है, कहता जी इसके ड्रॉबैक क्या है मेरे बेटा, सॉरी जी, इसके ड्रॉबैक है मेरे बेटा आपके सामने, कहता जी मोर ओवर सिंपल एंड ओवर सिंपली कॉम्प्लेक्स इशू एंड ओवरलुक इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द फैक्टर्स। भाई ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है जी, लेकिन अगेन मैं बार बार बात कर रहा हूँ, जितने भी आपकी स्ट्रेटजी मेकिंग टूल्स हैं, ये सब क्या है, अजम्पशंस हैं, ये सब क्या है, प्रेडिक्शन अजम्पशंस हैं, प्रिडिक्शंस हैं। गॉट माय पॉइंट। ओके जी, जी ये हो गया आपका स्वॉट। स्वॉट के बाद आपके आता है पेस्ट एनालिसिस। पेस्ट के बारे में सिंपल सी बात है, a tool, a framework that is used by the business to analyze all the external factors which can influence a business, all the external तो factors। ये पेस्टल क्या है ये पेस्टल ही कहते हैं इसको, पेस्ट एनालिसिस कह दें या सिंपल आप इसको पेस्टल बोल दें, बात एक ही है।
ठीक है जी। अब ये क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो बिजनेस पे अफेक्ट करता है, वो फैक्टर कौन कौन से हैं। अब अगेन बिजनेस को मैक्रो एंड माइक्रो बेनिफिट क्या है, वही वाला, ये वाला पॉइंट लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ये कि भाई हेल्प बिजनेस टू अंडरस्टैंड द एक्सटर्नल माइक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर्स एंड अफेक्टेड द इंडस्ट्री एंड ऑपरेशंस। अब मैंने ये बात पहले बताई थी, एक्सटर्नल फैक्टर्स आर दोस फैक्टर व्हिच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय अ business, but business have to take decisions, business have to take their planning, business have to change their actions in the light of these factors. These factors cannot be controlled by a business, that's why they are known as external factors. क्लियर होगी मेरी बात की। ये क्या था, पेस्टल। जिस तरह आपको उन्होंने स्वॉट का एक रो कॉलम की फॉर्म में पेपर पे दिया होगा ना, सब अच्छा, पेपर के एक बात बता दूं, जस्ट स्वॉट किया होगा विदाउट पेस्टल स्वॉट का बेनिफिट नहीं है। इज दैट क्लियर। अगर उसने पेपर में स्वॉट किया हुआ है और पेस्टल नहीं किया हुआ, तो आप उसको एवेल्यूएशन में बताओगे, इट इज गुड दैट बिजनेस मस्ट परफॉर्म द पेस्टल एनालिसिस बिकॉज ओनली स्वॉट इज नॉट इनफ, because it is only giving a very micro level investigation of the market in terms of जी opportunities and threats. But being a business, we must know about the macro environmental factors or macro economical factors or macro factors which can influence a business. Is that clear? जी सर। जी सर। अच्छा जी, अब इसकी बेनिफिट्स की बात क्या कह रहा है, अगेन आपको पॉसिबल थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज का पता चल जाएगा मार्केट के हवाले से। ठीक है, ये बेसिकली दोनों के कॉमन बेनिफिट है स्वॉट के पेस्ट के। अब वो यहाँ आपसे कह रहे हैं कैन बी सब्जेक्ट, अब यहाँ पर आपको इसको फिर से इसके ड्रॉबैक को फिर से देख लेते हैं। कहते हैं कैन बी सब्जेक्टिव एंड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेलेवेंट फैक्टर मे बी डिपेंडिंग ऑन द इंटरप्रिटेशन। वंस अगेन ब्रदर्स, ये सब की सब क्या होती हैं, अजम्पशंस होती हैं। हमें नहीं पता कि ये फैक्टर्स लॉन्गर रन में ऐसे ही रहेंगे कि चेंज हो जाएंगे। अब अगर उसकी बेस पे कोई भी डिसीजन मेकिंग करते हैं, it may be right, it may be wrong. Is that clear? तो अगर जी क्वेश्चन आ जाए कि जी जी, यूज करनी चाहिए, इवैल्यूएट वेदर टू यूज दिस, हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। क्या देखो करना मेरी, चाहिए? आपने बताना है कि देखें, जितने भी स्ट्रेटजी मेकिंग टूल्स हैं, ये बिजनेस को डिफरेंट, इसका जनरली बेनिफिट बता दूं, स्ट्रेटजी मेकिंग टूल के जनरल बेनिफिट क्या होते हैं, जनरली बेनिफिट जो आप कहीं भी लिख लिख सकते हैं। नंबर वन, जी ये आपको सेंस ऑफ डायरेक्शन दे देती हैं। क्यों, ठीक क्या है। है, ये सब क्या है, अजम्पशंस हैं, प्रिडिक्शंस हैं। हमने प्रिडिक्शन के बारे में जनरली बात की थी कि जब प्रिडिक्शन का वर्ड आ जाएगा तो आप उसका बेनिफिट देने उठा लें, क्या देती है आपको, सेंस ऑफ डायरेक्शन दे देती है। ठीक है जी। और दूसरा बेनिफिट क्या होता है, चांसेस ऑफ रिस्क या फेलियर वो रिड्यूस हो जाते हैं। नंबर थ्री, आपको बिजनेस की रिसोर्सेज को प्रॉपरली एलोकेट करने का मौका मिलता है। ये बेटा जनरल बेनिफिट्स हैं स्ट्रेटजी मेकिंग टूल के। इज दैट क्लियर। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जी सेंस ऑफ डायरेक्शन देता है, चांसेस ऑफ फेलियर कम हो जाते हैं। नंबर थ्री, रहते हैं। रिसोर्स एलोकेशन में आपको हेल्प आउट करता है। ठीक है। अब अगर पेपर में कहता है स्वॉट यूज करना चाहिए कि पेस्ट, डेफिनेटली यूज करना चाहिए भाई, क्योंकि ये आपके जी टूल्स हैं, आपके एनालिसिस हैं। अगर आप इसको आप नहीं करेंगे तो बिल्कुल ब्लाइंड हो जाएंगे। आप ब्लाइंडली मार्केट में मूव नहीं कर सकते। मार्केट इज टू मच डायनामिक एंड कंपेटिटिव, you can't survive, business can't survive in the market. If business want to survive itself within the market, they must perform these analysis in order to get a sense of direction. But you can't say that the success is granted. ये नहीं कह सकते सक्सेस क्या है, ग्रंटेड है, बट दे गिव अ सेंस ऑफ डायरेक्शन। ठीक है मेरे बच्चे। जी ओके जी, आगे वो बात करता है आपसे आंस ऑफ मैट्रिक्स की। यह का बेटा पांचवा टूल है, इसका नाम है आंस ऑफ मैट्रिक्स। अब आंस ऑफ मैट्रिक्स आप दिल दिमाग में बिठा ले, ये बेसिकली आपका एक वो है, इसको हम कहते हैं ये हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज भी हैं। ये क्या है, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज भी हैं। अब बेसिकली क्या कहता है, अ स्ट्रेटजी प्लानिंग टूल दैट हेल्प बिजनेस टू एवेल्युएट द ग्रोथ स्ट्रेटजीज। अगेन ये क्या है, आपकी ग्रोथ स्ट्रेटजीज हैं। अब आपको पता है ग्रोथ स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, बाय ऑल द एक्शन टेकन बाय द बिजनेस टू एक्सपैंड देयर बिजनेसेस। ऑल द एक्शंस taken by the business to expand their businesses, whether they are बिजनेस। going to launch in a new market, whether they are going to launch a new product। ठीक है जी, ये सब एक्सपेंशन के अंदर आता है। ठीक हो गया। अब ये बेसिकली स्ट्रेटजी प्लानिंग टूल है दैट हेल्प बिजनेस टू एवेलुएट ग्रोथ स्ट्रेटजीज
by considering existing and new product in existing and new market. Simply you have to know about if you are going with the old product or your existing product, ठीक है जी, and you are going to launch a new product, ठीक है, with respect to your new market or old market, ठीक है जी। आपके पास अपना नया प्रोडक्ट आप नई मार्केट में लॉन्च करते हो, आप नया प्रोडक्ट पुरानी मार्केट में लॉन्च करते हो, या पुराने प्रोडक्ट को पुरानी मार्केट में रखते हुए कुछ उसमें चेंजेस लेके आ जाते हो, या आप नए प्रोडक्ट को लेकर नई मार्केट में चल जाते हो। बेसिकली आंसर ऑफ मैट्रिक्स इन 4 स्ट्रेटेजीज के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? आंसर ऑफ मैट्रिक्स आपको 4 स्ट्रेटेजीज बता रहा होता है। वो कौन कौन सी मेरे बेटा? पहले वो कहता है मार्केट डेवलपमेंट। क्या नाम है इसका? मार्केट डेवलपमेंट। अब मार्केट डेवलपमेंट में क्या होता है? बिजनेस नई मार्केट में आप ओल्ड प्रोडक्ट को कहाँ लेके जाते हो? विद इन न्यू मार्केट, ठीक है मेरे बेटा। दूसरी के पास होती है, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। क्या नाम है इसका? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ये क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लेके, ठीक है जी, इन ओल्ड मार्केट, ठीक है, हो गया। फिर आगे बताता है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन में क्या होता है? ओल्ड प्रोडक्ट एंड ओल्ड मार्केट। और लास्ट में आता है आपका डाइवर्सिफिकेशन, द मोस्ट रिस्की वन। स्पेसिफिकेशन। जी सर। इसमें क्या कहते हो? न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट। अच्छा एक बात याद रखना, ये छोटियां कंपनियां अफोर्ड नहीं कर सकती डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। आप देख लें हम लोग क्या करते हैं, इवन तो मैं भी क्या कर रहा हूं, मैं भी डाइवर्सिफिकेशन कर रहा हूं। मैं डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर रहा, मैं उसी पे ही हूँ। सिंपली मैं ना पेनिट्रेशन में बिलीव कर रहा हूँ, मैं नई मार्केट में भी नहीं जा रहा। मैं सिर्फ पेनिट्रेशन में बिलीव कर रहा हूँ, मैं ओल्ड मार्केट में हूँ, मेरे पास ओल्ड प्रोडक्ट ही है, मैं कोई नई सर्विस लॉन्च नहीं कर रहा, ठीक है जी। अब वो क्या कहते हैं, अब वो आगे एक्सप्लेन कर जाता है, गाइडिंग अ बिजनेस इन चूजिंग बिटवीन मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजीज। ये बिजनेस को हेल्प आउट करता है कि आपने किस अप्रोच को यूज करना है, ठीक हो गया। अब वो कहता है इसके बेनिफिट्स क्या हैं? प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर अप्रोच टू स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, हेल्पिंग बिजनेस असेस रिस्क एंड रिवॉर्ड फॉर द डिफरेंट ग्रोथ ऑप्शंस। By this, business have certain 4 strategies from which they can easily choose. So it is simply an easy approach. So some extent they come to know about what are the different risks associated with each strategy. अब इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं? भाई simplifies complex strategic decisions and may not fully account for the market dynamics or competitive pressure. अब ये मार्केट का competitive pressure को मैयर नहीं कर पा रहा होता, मार्केट के competitive pressure को मैयर नहीं कर पा रहा होता, सिर्फ इसने आपको ये ऑप्शन बता दी। अब आपको इसने इस मॉडल ने आपको ये नहीं बताया कि आपने मार्केट डेवलपमेंट के अंदर, अगर आप मार्केट डेवलपमेंट को अडॉप्ट कर लेते हैं, आप ओल्ड प्रोडक्ट को नई मार्केट में लेके जाते हैं, आप ओल्ड मार्केट को नई मार्केट में आप कैसे ले जाएंगे? व्हाट आर द पॉसिबल वेज विच बिजनेस कैन अडॉप्ट विद इन द मार्केट डेवलपमेंट? बात समझ लग रही मेरी बच्चों? ओके जी, ये आपके पास थी मार्केट आंस ऑफ मैट्रिक्स। अगला वर्ड है, इसका नाम है आपके पास ये छठी ऑप्शन है, इसे कहते हैं फोर्स फील्ड एनालिसिस। फोर्स फील्ड एनालिसिस। अब ये क्या होता है? व्हेनेवर बिजनेस हैव टू टेक एनी ऑप्शन। अब एक बार याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल्स, डिसीजन ट्री, फोर्स फील्ड एनालिसिस, they are very simple techniques. They have to evaluate among the options. They have to evaluate and choose if business have 2 options or more options, ठीक है, how they can choose and which option is more suitable for them. For that purpose business can perform investment appraisals, business can perform force field analysis, business can perform decision tree, ठीक है मेरे बेटा। जब भी एक से ज्यादा ऑप्शन होती हैं, उन ऑप्शन में से चूज करने के लिए आप इन टूल्स को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस चाह रहा है कि या वो किसी बिजनेस को टेक ओवर कर ले या एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन विद इन द फोर्स फील्ड एनालिसिस business have to make the list of 2 things: the forces which are against that decisions
and the forces and the factor which are in the इन दैट पर्टिकुलर वे के, या जो इसको अडॉप्ट करने की बात कर रहे हैं, दे मस्ट एक अगेंस्ट को देखते हैं, ठीक है जी, और एक्सेप्टेंस को देखते हैं कि यार अगेंस्ट कौन सी है और फेवर में कौन सी है। बात समझ लग रही है? फॉर एग्जाम्पल मैं लिस्ट डाउन कर लिया कि भाई फैक्टर, अब ये जो फोर्स फील्ड एनालिसिस है ये बिजनेस अपने मैनेजमेंट स्टाफ से करवाता है। बिजनेस किससे करवाता है बेटा? अपने मैनेजमेंट स्टाफ से आपसे करवाता है, ठीक है। अब अगेन दे विल डिपेंड अपॉन देयर एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज, ठीक हो गया। बट दिस विल हेल्प द बिजनेस टू इन्वॉल्व their top management or all the senior management in the decision making. Maybe they get motivated as they know about the current situation very easily. तो वो फोर्सेस क्या होगी? दो चीज होगी, एक अगेंस्ट में होगी और एक किस में होगी? फेवर में होगी। अब मैं मलक से पूछा उसके बाबा ने कि भाई हम यहाँ पे एक नई मार्केट खोलना चाह रहे हैं मंडी बहाउद्दीन के अंदर। तो मैं सर सर बाबा ये 10 चीजें हैं जो इस चीजों के हक में हैं, इस चीजों के फेवर में है। अगर हम नई मार्केट खोलते हैं सर हमारी सेल बढ़ जाएगी। ओके सर, अगर हम नई मार्केट खोलते हैं हमारा रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाएगा। इसके बाबा ने कहा ठीक है बेटा, जो आपको लगते हैं ना फेवर में फैक्टर्स हैं उनको 1 से 10 तक नंबरिंग करें। मेरी बात समझ लग रही? आप क्या करें? जी सर। 1 से 10 तक नंबरिंग करें। तो अपनी अजम्पशन अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आपने उसको नंबर दे दिए एक एक फैक्टर को 1 से 10 के दरमियान। फिर अकबर दो साइडें आ गई, फेवर फैक्टर्स एंड अगेंस्ट फैक्टर्स, ऐसे ही दो कॉलम बन गए ना, फेवर की भी अगेंस्ट की भी। अब आपने दोनों में से जिसका टोटल ज्यादा होगा उस डिसीजन जी को आपने सर। अडॉप्ट कर लेना है। ये है वैसे बस फोर्स फील्ड एनालिसिस, ठीक है जी। अब आपके ये पास वो वेटेज होती है सर? हाँ जी वो वेटेज होती है, आप उससे करते हो, रैंक करते हो एज पर योर एक्सपीरियंस, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर फैक्टर। अब बिजनेस के पास एक विजुअल फॉर्म में ना तमाम फैक्टर्स आ गए, अगेंस्ट भी आ गए और फेवर में भी आ गए। इज दैट क्लियर? नाउ बिजनेस जी हैव अ लिस्ट ऑफ अगेंस्ट फैक्टर एंड लिस्ट ऑफ फेवरेबल फैक्टर्स। बाय दिस विल हेल्प द बिजनेस टू मेक अ गुड डिसीजन। ड्रॉबैक क्या? अगेन वेरी सिंपल, depend upon the individual choices and behavior, sometimes they are biased, ठीक है। टीम बना रही है ना, मैनेजमेंट टीम बना रही है, वो बाइस्ड भी हो सकते हैं, वो इनएक्सपीरियंस भी हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? जी सर। पक्की बात है। अच्छा जी, अब मैं पहले रिकैप दे देता हूँ। पहले मैंने पढ़ा कौन सा? ब्लू ओशन। फिर मैंने कौन सा पढ़ा? जी। सिनेरियो प्लानिंग। वाह। फिर मैंने बात की स्वॉट की। फिर मैंने बात की पेस्ट की। फिर मैंने बात की आंसर की। अब मैंने बात की है किसकी? फोर्स फील्ड की। अब हमारे पास मेरे बेटा 3 होल्ड रह गए हैं, और मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि डिसीजन ट्री। अब डिसीजन ट्री बेसिकली क्या होता है? कहते हैं डिसीजन सपोर्ट टूल दैट यूज अ ट्री लाइक ग्राफ और मॉडल ऑफ अ डिसीजन एंड देयर पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस। आप एक ट्री लाइक डायग्राम बना देते हैं जिसमें आप उसकी कॉस्ट को भी कंसीडर करते हैं और उसकी पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस को काउंट करते हैं। अब यहां पर आपने डिसीजन ट्री में अगेन आपने 2 ऑप्शन दिए हैं, 3 में चूज करना होता है। आपने निकालना होता है ईएमवी। क्या निकालना होता है? ईएमवी, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू। वैल्यू निकालते हैं। अब एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू आप निकालते हैं 2 ऑप्शंस की, जिसकी मॉनेटरी वैल्यू ज्यादा आती है आप उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। अब ईएमवी का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है, हम कहते हैं रिटर्न्स माइनस कॉस्ट, ठीक है जी। जिस ऑप्शन का ईएमवी ज्यादा होगा आप उस ऑप्शन को अवेल कर लेंगे। अब क्योंकि इसके अंदर बिजनेस को हेल्प आउट मिलती है कि डिफरेंट जो उसके पास ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन के जो डिफरेंट कॉन्सिक्वेंस हैं उसको डायग्राम की फॉर्म में, ठीक है, उसकी पॉसिबल आउटकम्स यानी कि प्रोबेबिलिटी के साथ अगर चांसेस ऑफ फेलियर और चांसेस ऑफ सक्सेस को खुद से ही आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। अब बेनिफिट क्या है यार? आपको आइडिया हो जाता है, ये आपके लिए रिस्क असेसमेंट का काम करता है, उस सिनेरियो को एनालाइज करने का काम करता है, ठीक है जी। अब ड्रॉबैक क्या है कि भाई इसके लिए आपको एक्यूरेट डाटा चाहिए होता है, ठीक है जी। और वही assumptions। assumption में, और सब टाइम ये अगर बहुत सारी ऑप्शन हो जाती हैं तो उसके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाता है ड्रॉ करना। 2-3 ऑप्शन की तो बड़ा इजी है, अगर आपके पास 2-3 से ज्यादा ऑप्शन हो जाएंगी इट इज वेरी मच कॉम्प्लेक्स टू बिजनेस टू ड्रॉ अ डायग्राम टू गेट द प्रॉपर रिजल्ट्स। ठीक हो गया मेरे बेटा?
ओके जी, जी ये था डिसीजन ट्री। अब अगली बात आती है, जो अगला मॉडल है, टूल है, वो है पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल। अब ये पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल है, ये पहले बता दूं ये क्या बताता है। ये डिग्री ऑफ कंपटीशन बताता है। क्या बताता है मेरे बेटा? इंटेंसिटी एंड डिग्री ऑफ कंपटीशन। इंटेंसिटी एंड डिग्री ऑफ कंपटीशन प्रिवेलिंग इन द मार्केट। ठीक है मेरे बेटा, कि भाई किस तरह जी कंपटीशन मार्केट में प्रिवेल कर रहा है, मार्केट में कौन कौन सी फोर्सेस हैं, मार्केट में कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो कंपटीशन को ड्राइव कर रही हैं। व्हाट आर द डिफरेंट फोर्सेस विच कैन ड्राइव द कंपटीशन। कहता है, अब वो कहता है, अब ये देख लें, कहता है अ फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग द कंपैरेटिव फोर्सेस विद द इंडस्ट्री, including rivalry among the existing competitors, threats of new entrants, bargaining power of buyers, bargaining power of suppliers, and threat of substitutes products. कहते हैं ये बेसिकली अ टूल है दैट इज एनालाइज द competitive or competitive forces within the market industry to know about the intensity and degree of competition. It will include 5 basic things. आपकी राइवलरी कैसी है, एक। नंबर 2, आपका उस मार्केट के अंदर थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट कैसा है, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स क्या है, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स क्या है, और थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट क्या है। अब मिसाल के तौर पे अगर किसी भी इंडस्ट्री के अंदर थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट बहुत लो है, फॉर एग्जांपल मोबाइल इंडस्ट्री की हम बात कर लें, ठीक है जी, या हम लोग कैपिटल गुड्स की बात कर लें, इसमें अगर कोई कंपेटिटर आएगा तो उसको बहुत सारी ह्यूज इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ऐसे ही है ना। नंबर 2, जी अगर मार्केट साइज स्मॉल है, मार्केट साइज स्मॉल है, और वहां पर नंबर ऑफ सेलर्स, सप्लायर्स थोड़े हैं और बायर्स ज्यादा है, तो मार्केट में किसकी बात मानी जाएगी, बायर्स की कि सेलर्स की? सर, बायर ज्यादा है या सेलर ज्यादा है? सेलर्स ज्यादा हैं। थोड़े हैं सेलर, थोड़े बायर ज्यादा हैं। बायर बायर ज्यादा की हैं। मानी चाहिए। बायर, अगर बायर ज्यादा होंगे तो बायर की मानी जाएगी, अगर सेलर ज्यादा होंगे तो, जी अगर बायर ज्यादा है तो बायर्स की मानी जाएगी, अगर सेलर कम है तो सेलर की मानी जाएगी। जैसा गुजरात जी मार्केट में जैसा अक्सर जो सब बैठे होते हैं वो कहते हैं सर जी आपकी छुरी बहुत तेज है, ठीक है, तो हम जी क्या कहते हैं, क्योंकि बार्गेनिंग पावर मेरे पास है। जी ठीक है जी। अब थ्रेट्स और सब्स्टिट्यूट्स क्या हैं? अब भाई हमारे ए लेवल सब्स्टिट्यूट क्या होगा, आईबी है, HNC है, HND है, हाई नेशनल डिप्लोमा है, जो TMU वगैरह करवाते हैं, BSc वगैरह करवाते हैं, ये हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, तो इस मार्केट की जो इंटेंसिटी और डिग्री ऑफ इंटेंसिटी है वो बहुत नॉर्मलाइज है। अब वो कहता है असिस्ट, इसका आगे इंपॉर्टेंस क्या है, कहता है असिस्ट द बिजनेस। अब ये बात ध्यान से सुनिए, कहता है assist businesses in understanding the competitive landscape and formulating strategies to gain the competitive advantage. In simple words, business को मार्केट में चलने वाला कंपटीशन का आइडिया हो जाता है, ठीक है, तो उनको एक पूरा का पूरा एक व्यू मिल जाता है, जिसकी वजह से उनकी स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करने में हेल्प मिल जाती है। इज दैट क्लियर? जी अब सर। अगर ऐसी इंडस्ट्री जिसमें एंट्रेंस कोई भी आ जाए, कोई बंदा उठ के आ जाए, उस मार्केट में सर्वाइव करना आसान है कि मुश्किल है? अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं ए लेवल्स ओ लेवल्स की स्कूल्स की, क्या कोई बंदा भी उठ के ओ लेवल स्कूल खोल सकता है और चला भी सकता है? नहीं सर। नहीं, बिकॉज दे नीड ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक हो गया। अब आगे उसके बेनिफिट की बात कर रहा है, कहता है हेल्प बिजनेसेस असेस द अट्रैक्टिवनेस ऑफ एन इंडस्ट्री एंड डेवलप स्ट्रेटेजी टू पोजीशन देमसेल्फ फेवरेबली विद इन इट। तमाम फैक्टर का पता चल जाएगा, बायर का पता चल गया, थ्रेट्स का पता चल गया, बार्गेनिंग पावर का पता चल गया, उसके लिहाज से उस मार्केट में कैसे फिट इन हो सकता है, उसके लिए उसको बड़ा फायदा हो जाएगा। अगेन ये आपके बड़े दूसरे फैक्टर्स को ओवरलुक कर देता है कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स क्या है, या आपकी जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, इकोनॉमी क्या जा रही है, इनको क्या कर देता है, ये टोटली इग्नोर कर देता है। आखिरी है कोर कंपिटेंसीज, अ वेरी सिंपल मॉडल। कोर कंपिटेंसी जी जस्ट लाइक स्पेशलाइजेशन इन विच वी आर बेस्ट, इन विच वी आर यूएसपी। यूएसपी। ठीक है जी, क्या आपके क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट्स है, आपकी क्या डिफरेंशिएशन है। कहते हैं आखिरी मॉडल है, कहते हैं जनाब यूनिक स्ट्रेंथ एंड कैपेबिलिटीज दैट प्रोवाइड अ कंपैटिटिव एडवांटेज टू अ बिजनेस।
and enable it to deliver value to the customers. Business first of all have to find out in which they are best, and then they have to make their all strategies on the basis of that uniqueness. अब बिजनेस को क्योंकि मार्केट में एक दूसरे से अलग रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इसका बेनिफिट क्या है, आप इनोवेशन पे बिलीव करते हो, आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे बिलीव करते हो, जिसकी वजह से भी कस्टमर लॉयल्टी गेन होगी। अगेन इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, और आप जिनको समझ रहे होते हैं कि ये मेरी बेस्ट पॉइंट्स हैं, वो बहुत जल्दी बदल जाते हैं। ठीक हो गया, तो ये आपके थे मेरे बेटा सब चीजें। अब